स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी बाय आसिम सर। और यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है, कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी संरचना क्या होती है, बेसिकली कोशिका को हम क्यों पढ़ते हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिकली कोशिका की संरचना की, यानी मुख्यतः हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे कि मेनली यानी मुख्यतः कोशिका किस तरीके की दिखती है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि कोशिका की खोज किसने की। अच्छा, कोशिका और कोशा बात एक ही होती है, तो चाहे यहाँ कोशिका लिख दें चाहे कोशा लिख दें, बात एक ही होगी। तो कोशा यानी सेल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात ये कर लें कि साहब इसकी खोज किसने करी। तो खोजकर्ता यानी डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने कैसे की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 यानी 1665 में बोतल की कॉर्क की पतली परत का अध्ययन किया। बोतल की जो कॉर्क होती है उसकी पतली परत का अध्ययन किया, यानी माइक्रोस्कोप में उसको रख के देखा तो इनको कुछ इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते के जैसे संरचनाएं दिखी। और इन्होंने इन्हीं मधुमक्खी के छत्ते के जैसी हेक्सागोनल यानी षटकोणाकार संरचनाओं को क्या कह दिया? हर एक संरचना को क्या कहा? सेल कहा। इन्होंने कहा कि हर एक संरचना क्या है? सेल है। तो सबसे पहले सेल यानी कोशिका शब्द किसने यूज किया? तो प्रयोग करने वाले थे रॉबर्ट हुक, और इसकी खोज करने वाले भी रॉबर्ट हुक ही थे। अच्छा, अब रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं की खोज की, क्या ये जीवित थी या ये मृत? तो इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की। तो ये कोशिकाएं कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी। अब बात करते हैं कि अगर ये मृत कोशिकाएं थी तो भाई साहब जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? तो जीवित कोशिकाओं की खोज जिसने की वो थे ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की। तो यहां पे जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। इसको हिंदी में लिखते हैं ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की। इंग्लिश में पढ़ते हैं ल्यूवेनहॉक, हिंदी में है ल्यूवेनहॉक। तो अच्छा, अब जीवित कोशिकाओं की खोज जैसे इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज तो बोतल की कॉर्क की पतली परत के अध्ययन के आधार पर की, तो यहाँ पे इन्होंने ल्यूवेनहॉक ने किसके आधार पर जीवित कोशिकाओं की खोज की? तो जीवित कोशिका की पहली बात बता दें, जो जीवित कोशिका थी जिसकी ल्यूवेनहॉक ने खोज की वो जीवित कोशिका थी बैक्टीरिया। ठीक है, यानी जीवाणु। तो जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। अच्छा, अब ल्यूवेनहॉक ने अगर जीवाणु की खोज की तो कैसे की? क्वेश्चन ये आता है कि ल्यूवेनहॉक ने इस जीवाणु की खोज कैसे की? तो इन्होंने पॉन्ड वाटर की स्टडी की। जैसे इन्होंने किसका अध्ययन किया था? इन्होंने बोतल की कॉर्क का अध्ययन किया था, ऐसे ही ल्यूवेनहॉक ने किसका अध्ययन किया? इन्होंने तालाब के जल का। किसका? तालाब के जल का अध्ययन किया। और उसके आधार पर इन्होंने बताया कि कुछ जीवित कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एक ही कोशिका की खोज की थी। तो अब कोशिकाएं जो हैं वो भी दो तरीके की होती हैं। कोशिकाएं दो तरीके की होती है, एक तो पूर्व केंद्र की या प्रकेंद्र की, जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट। कोशिकाएं दो तरीके की हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। और दूसरी होती हैं यूकैरियोट।
चलिए इसको भी देख लेते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होती हैं। तो कोशिकाएं दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं प्रोकैरियोट और दूसरी होती हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट यानी कि प्रिमिटिव, इसे हिंदी में भी प्रोकैरियोट लिख सकते हैं। या आद्य केंद्र की, कैसा केंद्रक? आद्य यानी कि शुरुआती केंद्रक, जिसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक कैसा हो? शुरुआती हो, यानी एवोल्यूशन, विकास के आधार पर हम देखें कि न्यूक्लियस कैसा मिल रहा है, यानी कि केंद्रक कैसा मिल रहा है। तो अगर केंद्रक आद्य टाइप का मिल रहा है यानी प्रिमिटिव टाइप का मिल रहा है, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिव। तो अगर प्रिमिटिव यानी आद्य टाइप का न्यूक्लियस मिल रहा है, यानी अर्ली न्यूक्लियस मिल रहा है, तो उसे कह देंगे प्रोकैरियोट। और अगर इसमें पूर्ण केंद्रक मिल रहा है, यानी केंद्रक कैसा है? पूर्ण हो चुका है, तो इसे कह देंगे यूकैरियोट। ठीक है, तो इस तरह से दो तरीके की कोशिकाएं हो गई, एक तो प्रोकैरियोट और दूसरी यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट कोशिका का अध्ययन कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट कोशिका का स्ट्रक्चर, हम लोगों को बेसिकली यहाँ क्या पढ़ना है? कोशिका की संरचना। तो प्रोकैरियोट कोशिका की संरचना देख लेते हैं कि कैसी होती है प्रोकैरियोट की संरचना। यूकैरियोट की संरचना हम हमारी दूसरी वीडियो में देखेंगे। देखिए प्रोकैरियोट की जो संरचना होती है उसमें सबसे बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है, फिर अंदर दूसरी कवरिंग और तीसरी कवरिंग होती है। ठीक है, ये अलग अलग कवरिंग्स होती हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। तो इसमें जो बाहर वाली भित्ति होती है, इसमें तीन मेम्ब्रेन यानी तीन भित्तियां हैं। जो बीच वाली उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। जो कोशिका की सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल यानी भित्ति है, इसके बाहर की तरफ एक और लेयर होती है, यानी कि एक परत होती है जिसे कहते हैं, इसको ये दो तरीके की हो सकती है, या तो इसे कहेंगे स्लाइम लेयर, यानी अवपंक कला, या इसे कैप्सूल कहेंगे, यानी कि कैप्सूल ही हिंदी में भी है। तो कैप्सूल जब इसके अंदर के जो कुछ भी पदार्थ हैं वो पूर्णतया एक दूसरे से मिले हुए हों तो उसे कैप्सूल कहेंगे। अगर वो एक दूसरे से दूर दूर हैं तो उसे स्लाइम लेयर कहेंगे। मुख्यतः कैप्सूल जो है, यानी कैप्सूल कब बनेगा? जब कुछ ऐसे विपरीत परिस्थितियां आ जाएंगी, जैसे पानी की कमी हो गई, गर्मी ज्यादा हो गई, टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ गया, तब ये कैप्सूल में बदल जाती है। और सबसे अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जीवद्रव्य कला या कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा यहाँ पे फ्लैजिला होते हैं और सीलिया भी होते हैं। हिंदी में भी इसे फ्लैजिला और सीलिया कहते हैं, जो इसके मूवमेंट यानी चलने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये अंदर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में भी। लेकिन पहले देख लें इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे इसका कोशिका द्रव्य है, यानी साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पे इसका डीएनए है, और डीएनए के ऊपर कोई भी झिल्ली या मेम्ब्रेन या कवरिंग नहीं है। अगर यहाँ मेम्ब्रेन या कवरिंग नहीं होती है तो ऐसे
न्यूक्लियस यानी केंद्रक को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड। तो ये जो न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियोइड बेसिकली क्या है मुख्यतः, ये है डीएनए, जो कैसा है, वृत्ताकार है यानी सर्कुलर। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे ये अभी हमने आपको बताया, तो ये था मीसोसोम, इसे कहते हैं मीसोसोम, हिंदी में भी इसे मीसोसोम ही कहते हैं। और यहाँ छोटे छोटे राइबोसोम्स भी मिलते हैं। ये राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं राइबोसोम्स। तो ये एक कोशिका का स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक है, जिसमें आध प्रकार का न्यूक्लियस मिल रहा है, और यहाँ कोई भी ऐसा कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल नहीं मिलता है जो कि कला से पूर्ण तरह कवर्ड हो, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल यहाँ नहीं मिलेंगे, जो कि कलाओं से घिरे होते हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लिपिड्स हो गए, यानी कि आपके लवक हो गए, ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ नहीं मिलेंगी, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक संरचना देख ली कि कैसी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।